अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया में कराची के हवाले से खबर चल रही है कि कराची में गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए। हुआ ये कि कोरंगी क्रॉसिंग का एरिया है कराची में, वहाँ पर अचानक जो है वो ज़मीन में आग लग गई। आग के शोले जो है वो ज़मीन से निकलने लगे और शुरू में ये समझा गया कि शायद यहाँ पर जो आपकी SSGC की गैस लाइन है वो लाइन कोई रक्चर हुई, उसके बाद गैस का वहाँ से खराज हो रहा है। लेकिन फिर SSG ने ऑफिशियली इस बात की तरदीद की और कहा कि वहाँ पर उनकी इस तरह की कोई इंस्टॉलेशन नहीं है और कोई पाइपलाइन वहाँ से नहीं जा रही। फिर उसके बाद ये कहा गया कि क्योंकि उस एरिया में पर्टिकुलर जहाँ पे आग लगी वहाँ पे ड्रिलिंग वगैरह हो रही थी या बोरिंग जो है वो की गई थी और बहुत गहरे लेवल पे, कुछ कोई 1100 फीट कह रहा है, कोई 1800 फीट गहराई में कह रहा है। उसके बाद वहाँ पर ये जो है वो आग लगी, यानी ज़ेर ज़मीन जो है गैस का अखराज हुआ। तो मीथेन गैस के हवाले से बात की जा रही है। बहरहाल ये मामला क्या है, किस तरह ये मुमकिन हुआ, इस पे अगर हम जियोलॉजिस्ट जो हैं उनकी राय, क्योंकि माहिरीन जो है वो इसके ऊपर अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। खान जो कि साबिक MD हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपने इस वाक़े के बाद आपने एक राइटअप भी लिखा, तो आपकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हैं, पहले तो ज़रा इस पे हमें बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। ये ऐसा है कि ये कोरंगी क्रॉसिंग के पास, जैसा आपने बताया, यहाँ पे एक वाटर वेल ड्रिल हो रहा था और ये तकरीबन 30-35 घंटे पहले की बात है कि ये इसमें जब वो अपने पाइप वगैरह निकाल रहे थे तो उसमें से गैस निकल आई, उसने किसी तरीके से आग पकड़ ली और इसका प्रेशर मुझे लगता है कि वो 250-300 PSI के करीब है, जो कि कम प्रेशर होता है, लेकिन शैलो गैस है। ये शैलो कोई पॉकेट इन्होंने पंक्चर कर दिया है और ये इसको बायोजेनिक गैस बोलते हैं। इसका ये कोई बड़ा जखीरा नहीं मालूम होता, क्योंकि जो मेन एंटीक्लाइन है कराची का, जिसे डिग्रोड एंटीक्लाइन बोलते हैं, उसका जो क्रिस्टल पार्ट है, ये एंटीक्लाइन जो होता है ये अपवर्ड फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। इसका जो क्रिस्टल पार्ट है वो हिल पार्क के करीब है कहीं। अच्छा। हिल पार्क पे और CP विरार सोसाइटी के करीब धोराजी पे, यहाँ पे 2 वेल्स PPL ने किए थे 1957 में और 1959 में। हाँ। और उनकी डेप्थ थी तकरीबन कोई 10-11 हज़ार फीट के करीब, 3300 मीटर, और उसमें उनको कुछ भी नहीं मिला था। इस एरिया में, ये कराची अर्बन के नाम से यूनियन टेक्सास पेट्रोलियम ने ब्लॉक लिया था 98 में और यहाँ पे साइस्मिक सर्वे हुआ था, उसमें भी उनको स्ट्रक्चर तो नजर आया था, लेकिन उसको उन्होंने काबिले ड्रिलिंग नहीं समझा। अच्छा, ये जो गैस जहां से निकली है, ये उस एंटीक्लाइन जहां पर के डिपॉजिट होते हैं ऑयल एंड गैस के, उससे ये बहुत बाहर है। तो ये तो समझने की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कोई ट्रैप, जैसे हाइड्रोकार्बन का ट्रैप होता है जमीन के अंदर, जैसे सुई गैस फील्ड है या दूसरी फील्ड होती हैं, ट्रैप में होती हैं, तो ये उस ट्रैप से बाहर है। इसका मतलब ये है कि ये कोई बड़ा जखीरा होने के इम्कानात तो इसके कम है। यानी इसको हम आम फहम में ये समझें कि ये कोई बहुत बड़ा जखीरा नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक अलग हटके, जिसको पॉकेट्स आप कह सकते हैं, कि शायद उस तरह का ये है। जी, ये ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है मिट्टी के साथ मिलके इसके अंदर जो है जमीन के अंदर चला जाता है, उसमें फिर बैक्टीरिया उसके ऊपर एक्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया जो है वो बायोमास को या ऑर्गेनिक मैटर को मीथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, ये क्योंकि शैलो पार्ट में होता है तो उसको इसके बड़े बड़े पॉकेट्स बन जाते हैं, इसको शैलो गैस बोलते हैं। और ऐसे बहुत से दुनिया भर में इसके बहुत सारे ज़खायर हैं, इसलिए शैलो जो ड्रिलिंग होती है उसमें बड़ी एहतियात की जाती है ड्रिलिंग करते वक्त। वाटर वेल भी अगर गहरा हो, जैसे 80-90 फीट का तो के बाद डिफरेंट है, ये 1200 फीट का तकरीबन वेल था और 1200 फीट का मतलब ये है कि ये वाटर वेल के हिसाब से खासी गहराई है, क्योंकि जो मेन स्ट्रक्चर है वो उससे ये एरिया बाहर है। जब उससे बाहर है तो इसका मतलब है कोई इम्कान नहीं है कि कोई वो बड़ा डिपॉजिट होगा। इम्कान यही है कि ये गैस का पॉकेट है, बड़ा गैस का पॉकेट है, क्योंकि अभी तक ये डिप्लीट नहीं हुआ है। और ये लेकिन इवेंचुअली इसको अब जो महकमे जो वहां पे काम कर रहे हैं उन्होंने इसको जलता रहने छोड़ दिया, ताकि ये गैस, अगर इसको आग को बुझाया जाएगा तो इसका जो मीथेन गैस का एक बहुत बड़ा क्लाउड जमा हो जाएगा, उधर किसी वक्त भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये तो बेहतर हिकमत अमली है एग्जैक्टली कि उसको वहीं पे कंज्यूम किया जाए, उस गैस को वो आगे बढ़ने से रोकने के लिए।
जी बिल्कुल। तो इसमें इम्कान यही है कि देखें, या तो 2 से 3 दिन के अंदर ये डिप्लीट हो जाएगा, या हफ्ते से 10 दिन के अंदर, अगर थोड़ा सा बड़ा है तो हफ्ते 10 दिन के अंदर डिप्लीट हो जाएगा और ये हैजर्ड जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन यानी इसको सर इसको थोड़ा सा एक इसमें जो है ना मिसकंसेप्शन भी है, इसको हमारे यहाँ इस तरह नेगेटिव उसमें भी लिया जा रहा है कि 36 घंटों से आग लगी हुई है, अभी तक उसको बुझाया नहीं जा, और क्या कर रही है हमारी फायर ब्रिगेड। भाई ये एहतियात के लिए इस आग को कंटिन्यू किया गया है कि ये खुद से जल के ये डिपॉजिट खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अहम बात है ये, क्योंकि अगर ये कोई बड़ा डिपॉजिट होता तो यकीनन इसके ऊपर बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं, ब्लो आउट जिसे कहते हैं ना, ब्लो आउट प्रिवेंशन के तरीके होते हैं। प्रॉब्लम सारा यही होता है कि देखें, ये स्ट्रक्चर इन्होंने ये जहां पे भी इन्होंने ड्रिलिंग करी वाटर के लिए, तो अगर ये 1100-1200 फीट का वेल ड्रिल करना था इन्होंने, तो यहाँ पर इनको एहतियाती तदबीर करनी चाहिए थी। हाँ। वैसे ये मुझे बताइएगा सर, इसमें क्या कुछ हमारे यहाँ कोई बेंचमार्क्स हैं कि किस हद तक हम ड्रिल कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कुछ तो है जमीन के अंदर। तो ये पानी के लिए जो ड्रिलिंग होती है, ये बोरिंग होती है, इसकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं, पाकिस्तान में आई डोंट थिंक ऐसा कोई कोड एग्जिस्ट करता है कि जिसमें इसमें केस किया जाए इसको, और इसमें वेल कंट्रोल के इक्विपमेंट्स लगाए जाएं, क्योंकि इम्कान कम ही होता है कि इस तरह की सिचुएशन डेवलप जाए। ये ऐसी होती है कि समझ ले कि 1 in 1000, 1 in 10,000 ओके, इस तरह की रेयर केसेस में होता है, मगर ये दुनिया भर में बहुत इस तरह के वाकयात होते हैं। हाँ। मैंने पर्सनली ऐसे वाकयात बहुत जगह देखे। इंडोनेशिया में बहुत बड़े इसकी वजह से बड़े हैजर्ड, बल्कि वहां पर तो पूरा टाउन खाली करना पड़ गया था इसकी वजह से। हाँ। लेकिन फिर इवेंचुअली वो तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जाके वो सबसाइड कर गया था। ठीक, और इसका कोई एडवर्स इफेक्ट होता है वहां पे, जो अगर कोई बिल्डिंग बन रही है और कंस्ट्रक्शन या फिर आबादी जो है कि उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई असर इसका? देखें, ये ऐसा होता है ना कि जो गैस होती है वो पोर्स में होती है रॉक्स के, और वो पोर्स जो होते हैं वो उसको रॉक एक दूसरे के जो ग्रेन्स होते हैं एक दूसरे को वो उसको सपोर्ट किए हुए होते हैं। तो इसका ऐसा कोई असर तो नहीं होगा कि यहाँ पर कोई कोलैप्स हो जाएगा। अगर इसमें से गैस निकल गई तो रॉक अपनी जगह वैसी का वैसी रहेगा। तो उसको इसके लिहाज से तो कोई हैजर्ड नहीं है इसके अंदर जमीन कोई कोलैप्स कर जाएगी। ओके, ठीक है। हमारे साथ मौजूद है मोइन रजा साहब, जो कि साबिक एमडी हैं पेट्रोलियम लिमिटेड के। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद कुछ और सवाल इसी हवाले से हम उनसे जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। मोइन रजा साहब, जो कि साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के, हमारे साथ मौजूद है। मोइन साहब, ये फरमाइएगा कि दुनिया भर में ये जो शैलो गैस है, ये किस तरह से कारआमद होती है? इसका कुछ इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है या नहीं? मतलब ये इस तरह के डिपॉजिट्स अगर पाकिस्तान में मिले तो बस उनको जला के ख़त्म कर दिया जाए? देखें, अगर एक हफ्ते की अगर प्रोडक्शन है तो एक हफ्ते की प्रोडक्शन तो कोई कमर्शियल तो नहीं होती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जो बायोजेनिक गैस है, मैं मतलब इसके मैं 90% श्योर हूं कि बायोजेनिक है। या इसका इन्होंने गैस का सैंपल कलेक्ट किया होगा यकीनन। जो इस तरह की जो गैस सरफेस के ऊपर आती है उसका सैंपल कलेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसको गैस के सैंपल को कलेक्ट करके इसको एनालिसिस करना पड़ता है, कार्बन आइसोटोपिक एनालिसिस। इससे पता लग जाएगा कि ये गैस बायोजेनिक है या थर्मोजेनिक है। अच्छा, बायोजेनिक गैस जो इसके दुनिया में बड़े बड़े जखायर हैं, साइबेरिया में, रशिया में, आप समझ लें कि ये हंड्रेड्स ऑफ TCF, ट्रिलियन क्यूबिक फीट, यानी सुई का भी तकरीबन कोई 100 गुना ज्यादा। तो ऐसे जखायर हैं इसके। लेकिन पाकिस्तान में बायोजेनिक गैस जो है वो इसी तरह मिलती है, जो कि शैलो, इसकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स तो नहीं है। ये एक समझ लें कि इस तरह की मेरे ख्याल 3-4 और मिसालें मौजूद होंगी जो मैंने स्लीपेजेस पाकिस्तान में देखी हैं, शैलो ड्रिलिंग के नतीजे में जो नमूदार हो जाती हैं एकदम से। तो इसको कमर्शियली उस वक्त एक्सप्लॉइट किया जा सकता है अगर ये स्ट्रक्चर बड़ा हो। लेकिन क्योंकि अगर या जखीरा बड़ा हो, लेकिन ये ऐसा लगता है, और डिपेंड करता है उसके प्रेशर के ऊपर, उसके प्रेशर। अच्छा, हाँ, प्रेशर भी इसका देखें। मैंने जो एनालाइज किया उसको देख के जो मुझे पता लगा, क्योंकि अभी तक कोई इन्होंने रिकॉर्डिंग तो नहीं करी प्रेशर की, लेकिन मुझे जो लग रहा है वो 250 से 300 PSI यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर है। हाँ। और ये गैस का प्रेशर नेचुरली अगर ये देखते हैं, पता लगता है कि हफ्ते 10 दिन में इसका क्या होता है। अगर ये हफ्ते 10 दिन भी इसी तरह बरकरार रहा तो फिर इसको किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, और फिर जो है वो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन के हिसाब से इसको तजिया करना पड़ेगा इसका। ओके, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कब तक ये रहती है। अच्छा, और अगर ये थर्मोजेनिक है तो?
अगर ये थर्मोजेनिक है ना, गैस जो होती है वो फिर डीप जमीन की गहराई से आती है काफी, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर का ट्रैप का होना बहुत जरूरी है। मैंने बताया ना, अर्ज किया आपको कि ये ट्रैप से खासा दूर है। जो मेन ट्रैप है उसको कराची एंटीक्लाइन या ब्रिग रोड एंटीक्लाइन बोलते हैं, जिसका कोई क्रस्ट मैंने आपको बताया कि हिल पार्क के नजदीक है। ये उससे बहुत दूर है ये जगह। अच्छा अच्छा, ये 3-4 साल पहले अचानक एक हाईती के कराची में ज़ेरे आब यानी समंदर के अंदर जो है बड़े ज़खायर गैस के दरियाफ्त हुए। सर क्या उसका स्टेटस है, क्या कुछ था ऐसी, अब सोशल मीडिया पे चीज़ें थी, क्या है? देखिए 3-4 साल पहले की बात, तो ये 2019 में 2019-20 में एक वेल ड्रिल हुआ था केकड़ा के नाम से। हाँ। और वो उसमें पीपीएल ने 25% पार्टिसिपेट किया था। मैं उस वक्त पीपीएल का एमडी ही था। हाँ। और वो जब उसको ड्रिल कर लिया था वेल को, ये ईएनआई पाकिस्तान ने ये ड्रिल किया, तब तो ईएनआई भी पाकिस्तान से जा चुकी है। और उसमें एक्सॉन मोबिल जो थी अमेरिका की कंपनी, 25% उनका था और जीडीसीएल का 25% था। और हमने उस वेल को अच्छी तरीके से एनालाइज किया था वेल की ड्रिल होने के बाद भी। और उस वेल में कुछ भी नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली। रिजर्वायर में यानी कि अगर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन यानी ऑयल या गैस होते तो बहुत बड़ी मिकदार में होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से कुछ नहीं निकला था। तो ये उसमें भी काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उसकी चली थी कि इसको वो बंद करके चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ। क्योंकि ऑयल कंपनी जो है वो अगर 20-25 मिलियन डॉलर लगाती हैं किसी वेंचर में, तो उसको ऐसे ही छोड़ के नहीं जाते जब तक उसको पूरी तरीके से उसकी छान पटक नहीं कर ली जाए। ठीक नहीं, उसको मतलब हमारे आप समझ लें कि सिक्योरिटी उससे भी जोड़ा गया, फिर उसमें बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज भी चीजें हुई, उसमें बहुत सारी इश्यूज थे। उसमें असल में हाइप बहुत क्रिएट हो गई थी उस वेल की। हाँ। और उसकी पॉलिटिकल कुछ माइलेज लेने के लिए लोगों ने उसकी हाइप क्रिएट। सर वो देन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि जनाब इतने हमारे यहाँ रिजर्व निकल आए और पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। तो बाद में बड़ा मसला हुआ। ये गलती थी, ये उनकी गलती थी। उनको टेक्निकल लोगों से पूछना चाहिए था। उनको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी अपने करीबी साथियों से, हाँ। वो उन्होंने जो है उसको पब्लिक कर दिया। किसी ने तो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना सर, वो जो टेक्निकल लोग हैं उन्हीं में से किसी ने दी होगी ना। अगर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन उनके पास होती तो वो कभी ये बात नहीं करता, क्योंकि इस वेल को मैं पर्सनली इसको मॉनिटर कर रहा था। अच्छा ठीक है, आपसे किसी और प्रोग्राम में जरूर इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब ये बताइए सर, ये जो गैस का बहरान है पाकिस्तान में, बिलखुसूस कराची में, कहा कि हमारे गैस रिजर्व जो है वो डिप्लीट हो चुके हैं। इस रमजानों में हमने और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि मैसिव गैस है। कुछ आगे सूरत हाल बेहतर नजर आ रही है इस मुल्क में कम से कम गैस के हवाले से? देखें, पाकिस्तान में गैस की जो प्रोडक्शन थी वो एक वक्त में 4100 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच गई थी। अब ये पाकिस्तान की इंडिजिनस गैस जो है तकरीबन 2900 के ऊपर इस वक्त, यानी इतना हम कम पे आ चुके हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन काफी अरसे से उस तरीके से नहीं हुई जैसे हो रही थी। आप इससे अंदाजा लगा लें, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था 1983, 84, 85 के जमाने तक, पाकिस्तान में 27-28 कंपनीज गैर मुल्की काम किया करती थी। और ये आस्ता आस्ता ये कंपनीज पाकिस्तान से जाना शुरू हुई। इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मसाइल भी थे। पाकिस्तान में जितने भी लो हैंगिंग फ्रूट्स थे वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें एक्सप्लोरेशन हुई नहीं है। लेकिन ये वो एरिया है जहां पर काफी मुश्किलात हैं, यानी एक तो टेरेन, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम है। अगर ये सारे मसाइल हल हो जाए और पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वैसे ही शुरू हो जाए जैसे कि आज से 20 साल पहले होती थी, हाँ। तो ये मसले पाकिस्तान के हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कंपनी जो बाहर की थी वो पाकिस्तान में अब काम नहीं कर रही है सिवाय 1-2 के। अब अंदाजा लगाएंगे 27-28 कंपनी थी, कहाँ अब 1-2 रह गई हैं सिर्फ। तो अब ये सारा बोझ जो है पाकिस्तानी कंपनी पीपीएल, ओजीडीसीएल, मारी पेट्रोलियम पे आ गया है। तो अब इनके अपने कुछ फाइनेंशियल मसाइल हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से यानी एक बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज हमें करना होगा। हमें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं उनको पाकिस्तान लेकर आना होगा, या अपने आप को खुद इतना हमारी कंपनीज को वेल इक्विप्ड करना होगा, और जो कैपेसिटी कंस्ट्रेन है उसको ख़त्म करना होगा कि हमारे इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं शायद अभी भी वहीं पर मौजूद हैं, उनको हम एक्सप्लोर
कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोइन रजा साहब साबिक एमडी पेट्रोलियम हमारे साथ मौजूद थे और बहुत इंफॉर्मेटिव पीस उन्होंने पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के हवाले से शेयर किया। उम्मीद है कि आपकी भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे हम कार्बन टैक्स की, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त लग रहा है, और पाकिस्तान में किस तरह से इसके खदोखाल हो सकते हैं और उसके क्या असरात होंगे, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दुनिया इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का शिकार है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि ऐसे खित्ते, ऐसे रीजन जो कि लकदक सहरा हुआ करते थे, अब क्लाइमेट बिल्कुल चेंज हो चुका है। वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम पैटर्न्स हैं, चाहे वो बारिशों हो या फिर वो सैलाब और तूफ़ान हो। इनकी वजूहात ज़ाहिर है कि इस वक्त जो कार्बन का अखराज है उसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो हमारा माहौलियाती और मौसम का जो निज़ाम है ये तब्दील हुआ, लेकिन हमें इसी निज़ाम के साथ रहते हुए इसको दुरुस्त भी करना है और आगे मईशतों को भी उस तरीके से चलाना है, क्योंकि ये पूरी दुनिया का इस वक्त एक मसला है। अब इसको किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है और इसमें जो एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है ये बड़ा आजकल इसकी बात हो रही है कि पूरी दुनिया भर की जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो बरामदात हैं, उनके ऊपर ये नाफिज होगा और एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि 2050 तक तकरीबन 36% कार्बन का अखराज जो है उसको कम करना है। लेकिन इन तमाम पॉलिसी से हम जैसे मुल्क जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो बड़ी मुतासिर हो सकती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो सकती हैं। उसके ऊपर ये एडिशनल टैक्सेस जो हैं वो एक उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है मार्केट के अंदर वो उसको मुतासिर कर सकती है। तो वे आउट क्या है, पहले तो प्रॉब्लम है कितना संगीन ये हम जानेंगे और फिर वे आउट क्या होगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा। डॉक्टर आबिद सुलेरी माहिर मुआशियात हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो आज के अखबारात में आपका एक आर्टिकल जो है इस हवाले से हमने पढ़ा CBAM के हवाले से, तो बताइएगा ये है क्या और फिर इसके असरात क्या हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या हैं डॉक्टर साहब? जी शुक्रिया इमरान। यूरोपियन यूनियन में ये एक मैकेनिज्म राइज है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अक्टूबर 2023 से। और बुनियादी तौर पे इसका मकसद ये है कि यूरोप में फ़िलहाल तो 6 प्रोडक्ट्स हैं, एल्युमिनियम, स्टील, फर्टिलाइज़र, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी तो इन पे है कि जो भी इंपोर्ट इन चीज़ों की होगी यूरोप में, अगर उनके बनाने में कार्बन का अखराज जो है वो यूरोप के जो अलाउड कार्बन के अखराज से ज़्यादा है, तो वहाँ पे इंपोर्टर को इसका टैक्स देना पड़ेगा कार्बन टैक्स के नाम से मिशन ट्रेडिंग सिस्टम में। 1 जनवरी 2026 में बाकी तमाम सेक्टर्स का जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि टेक्सटाइल और बहुत सी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी 1 जनवरी 2026 के बाद अगर यूरोप में उनको एक्सपोर्ट किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे अगर अक्रॉस सप्लाई चेन उसका जो कार्बन का जो अखराज है वो बनाने वाले मुल्क में ज़्यादा है यूरोप की निस्बत, तो वहाँ पे उस पर टैक्स लगेगा। यानी सादा अल्फाज में मैं कहूँ कि अगर पाकिस्तानी जो एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, अगर वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो जो कपास उगाने वाले हैं वो फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं, तो हमारा जो कपड़ा, हमारे जो यॉन यहाँ से यूरोप में जाएगा उस पर एक एडिशनल टैक्स लग जाएगा, जो कि हमारी एक्सपोर्ट्स को नॉन कंपेटिटिव कर देगा उन ममालिक के मुकाबले में यहाँ पे के ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल हो रही है या यहाँ की इकोनॉमीज ज्यादा। एज ए होल तो सर इस वक्त हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बल्कि सिर्फ हम ही नहीं, बहुत से डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी सप्लाई चेन जो है वो ग्रीन नहीं। अव्वल तो हमारी सप्लाई चेन ग्रीन नहीं, दूसरा हमारे पास कोई ऐसी इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी भी नहीं जो कि हमारा आज का मिशन मेजर कर सके, और अगर हम कुछ करेक्टिव मेजर ले लें तो वो बता सके कि अच्छा जी इतने यूनिट जो हैं वो कम हो गए और उसके उस सर्टिफिकेट को यूरोप में तस्लीम कर लिया जाए। तो ये मसला सिर्फ आपकी सप्लाई चेन को ग्रीन करने का नहीं, इसके अलावा जैसे किसी ज़माने में आपने कटैक्ना और SCGC जैसे प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन अदारे आए थे जो कि क्वालिटी चेक करते थे, इसी तरह से अब आपके कार्बन को अखराज को मेजर करने के लिए भी एक्रेडिटेड बॉडीज़ हैं और पाकिस्तान में अभी वो मौजूद नहीं है, तो उनका वो यहाँ पे नहीं।
अब उसमें एक तीसरा जो इसका सर पहलू है एक सेकंड तीसरे पहलू से पहले मैं ये बात करना चाहूंगा कि इस वक्त अगर इन्हीं जो हैज़ार्डस चीजें हैं, मिसाल के तौर पे अगर एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के हवाले से बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन जो कहलाता है, उसका क्वारंटाइन का जो अमल होता है वहीं पर बड़े लेने के देने पड़े हुए हैं, वहीं पर इंतहाई जो है वो गवर्नेंस खराब किस्म की है, आए दिन वहां पर केसेस आते रहते हैं। ये तो आप फिर भी बड़ी एडवांस चीजों की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा कि अब जो 2026 के बाद वाला जो ट्रेड रजीम है वो बिल्कुल चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। आपने देखा कि नई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कितनी टैरिफ सेवी है। जब ईयू अपना फुली सीबैम इंप्लीमेंट कर रहा है तो यूएस को तो इस वक्त बहाना चाहिए टैरिफ लगाने का, तो वो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म ले आएगा। यूके ऑलरेडी अपना एक सीबैम तैयार कर रहा है, जो कि अब वो यूरोपियन मार्केट का हिस्सा नहीं है उस तरह से यू का, तो उसको सबसे ज्यादा वो इफेक्ट हो रहा होगा। तो नहीं, तो टेक्निकली डॉक्टर साहब, टेक्निकली क्या आप समझते हैं कि यूके और यूरोपियन यूनियन के ये जो मेजर्स हैं ये इस वक्त जो अमेरिका में टैरिफ वॉर जो है उसका हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव जो इनके प्रायर ऑब्जेक्टिव्स हैं इन रियल टर्म्स वो उसी को सर्व करने के लिए हैं? देखिए, ये तो ईयू ने तो ये अक्टूबर 2023 से शुरू कर रखा है। जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की है वो तो अब आके की है ना, तो ये तो अक्टूबर 23 से चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्हीं टैरिफ्स की वजह से यूएसए जो है वो भी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, यानी जब बाकी तमाम टैरिफ वो अपने लगा चुकेंगे तो वो ऑन टॉप ऑफ इट वो भी ये वाला टैक्स भी उस पर लगा देंगे। ऑस्ट्रेलिया और जापान ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे हैं, और जब ये सारे मुल्कों में लग रहा होगा तो चाइना जो है वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो अपना एक मैकेनिज्म ले आएगा। तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक है, हमारे लिए कोई ऐसी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन नहीं बचेगी यहाँ पे कि अगर हमारी जो इकॉनमी है, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, अगर हमारी प्रोडक्शन है वो कार्बन उसका एमिशन कम नहीं होता तो उसको टैक्स ना देना पड़े। अब इसमें जो एक और इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है वो ये है कि अगर आपने डेस्टिनेशन पे इस टैक्स से बचना है तो फिर उसका एक तरीका ये है कि आप अपने मुल्क में कार्बन टैक्स, तो ये जो आपको बाज़ सुनाई दे रही है कि अगले बजट में हो सकता है कि कार्बन लेवी आ जाए, कार्बन टैक्स आ जाए, तो पार्टली वो इस सीबैम को एड्रेस करने के लिए भी है कि अगर आपने अपने मुल्क में कार्बन टैक्स दे दिया है तो फिर आपको जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन पे जाके वहां पे कार्बन टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, लेकिन सर अगर हम कार्बन टैक्स लगाते हैं तो वो तो एक जो आपको मॉनेटरी इशू आ रहा है उसको आपने हैंडल करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, एक तरीके से पास ऑन करने के लिए आपने वो चीज़ लेकर आए ना। लेकिन जो कार्बन इमिशन असल होना चाहिए उसके ऊपर तो नहीं, ये तो सिर्फ एक मेरे ख्याल से एक जो हमारी एडजस्टमेंट की पॉलिसी होगी खाली। जी, अगर तो ये पोल्यूटर्स पे लगे कि जितना आप ज्यादा पोल्यूट करते हैं उतना आपको देना पड़ेगा, तो फिर तो ये डायरेक्ट टैक्स बन सकता है और ये ज्यादा पोल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उन पे लगेगा। लेकिन जाहिर है कि उतनी इन्फोर्समेंट कैपेसिटी हमारे पास नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स होगा जो कि पेट्रोल पे, डीजल पे, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पे या इलेक्ट्रिसिटी पे लग सकता है। तो वो तो क्रॉस द बोर्ड सब पे लगेगा, खा वो उनकी सप्लाई चेन्स ग्रीन है या ग्रीन नहीं है। लेकिन और सर एक वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी है कि जनाब ये पेट्रोल के ऊपर लगा दिया जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारी यहाँ कैपेसिटी जो है इदारों की वो आपके सामने ही है, लिहाजा वो भी आवाम से ही वसूल किया जाए एक तरीके से। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि पेट्रोल पे, डीजल पे और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे, इंटरनल कंबस्टन इंजन्स पे या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में ये लग सकता है। तो अब देखते हैं कि IMF के साथ गवर्नमेंट क्या फाइनल करती है। लेकिन आइडियली तो अगर कार्बन लेवी या कार्बन टैक्स लगना है तो मुझे कार्बन टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी नहीं होगी अगर हमें ये यकीन दहानी करा दी जाए कि ये जो हमारा टैक्स होगा ये फिर माहौल को ग्रीन करने के लिए, इंडस्ट्री को ग्रीन करने के लिए, इकोनॉमी को ग्रीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा। तो अगर ये उस पर नहीं लगता, ये प्योरली सिर्फ फिस्कल डेफिसिट जो है उसको पूरा करने के लिए लगता है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए लगता है, तो शायद फिर वो जो एक इसका असल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव ना कर पाए। लेकिन उसका फिर भी जो इनडायरेक्ट फ़ायदा इंडस्ट्रीज़ को होगा वो यही होगा कि अगर उन्होंने अपने बिल में कार्बन टैक्स दिया होगा तो कुछ हद तक वो ईयू में रिलीफ क्लेम कर पाएंगे कि चूँकि उन्होंने पाकिस्तान में ऑलरेडी कार्बन टैक्स दे दिया है, लिहाजा वो ईयू के कार्बन टैक्स से मुस्तस्ना करार दिए जाए।
ओके अच्छा, अब ये आईएमएफ जो है वो रिकमेंड कर रहा है 20 मेरे ख्याल से 20 या $25 पर टन कार्बन टैक्स की तजवीज़। तो ये दुनिया भर के लिए, कहाँ के लिए? देखिए, इसके मुख्तलिफ पैमाने हैं और इसके मुख्तलिफ रेट्स हैं। मैंने दोबारा जैसा कि कहा कि अगर तो ये डायरेक्टली कार्बन एमिशन पे लग रहा हो, जो कि आईएमएफ की तजवीज़ है कि कार्बन इक्विवेलेंट एमिशन जो है वो देखे जाए और फिर उस पर लगे, तो फिर तो पोल्यूटर्स जो है वो उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ तो ये इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी में जो पावर हाउसेज हैं जो कि बिजली बनाते हैं, अगर उनके कार्बन एमिशन को देखा जाएगा तो ये उन पे लगेगा। इसी तरीके से अगर ये इंडस्ट्री पे लगता है या आपके इंटरनल कम्बस्शन इंजन पे लगता है, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे या पेट्रोल पे या डीजल पे, तो ये एक रेवेन्यू शॉर्टफॉल को तो पूरा कर रहा होगा और एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है वो इससे पूरा हो सकता है, डिपेंडिंग के गवर्नमेंट इसका रेट जो है वो क्या रखती है और कौन कौन से सेक्टर इसके अंदर आते हैं और किनको इससे मुस्तस्ना करता है। इसी पे अभी डिस्कशन चल रही है। मेरा ख्याल है कि अभी ईद की छुट्टियों के बाद जो आईएमएफ के साथ बजट मेकिंग के अगला दौर होगा नेगोशिएशन का, उसमें इस पर डिस्कशन होगी। लेकिन सर बजा तौर पर बाज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि ये ट्रांजिशन फेज भी अगर हुआ तो अल्टीमेटली पहला ऑब्जेक्टिव तो ये होगा कि किसी तरीके से रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो है उसको देखा जाए, ताकि हम अपना जो हमारी मार्केट एक्सेस है वो मुतासिर ना हो। फिर लेटर ऑन आप उसको जाके ट्रांसफर करेंगे, और अगर ट्रांसफर आप करते हैं तो ऐसे में आपकी जो काबिल तजदीद तवानाई है, जो अल्टरनेटिव्स हैं, वो थोड़ा सा उनको एक फरोग मिल सकता है पाकिस्तान में। यानी आपकी जो सप्लाई चेन है वो ग्रीन हो सकती है, ये उसके लिए भी एक अच्छी ओपनिंग हो सकती है। जी इमरान, और इसको देखिए, हमें इसको इस पहलू से भी देखना है कि पाकिस्तान को अगले 28 महीनों के लिए $1.3 बिलियन वो एक रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी से भी मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज। और उसमें जो दो चीज़ें हैं, एक तो यही है कि हमें अपनी इकोनॉमी ग्रीन करनी है, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर अर्ली वार्निंग को बेहतर बनाना है, डिजास्टर की स्पेंडिंग को ट्रांसपेरेंट करना है, और तीसरा ये है कि हमें पानी के एफिशिएंट यूज़ की तरफ देखना है और पानी की मीटरिंग जो है, पानी का बिल जो है वो भी बढ़ाना है। तो आप देखेंगे कि जो पानी की मोनेटाइजेशन होगी, जिस तरीके से गैस और बिजली की मोनेटाइजेशन है, इसी तरीके से पानी का रेट जो है वो बढ़ेगा, वो इरिगेशन सेक्टर में भी और शायद ड्रिंकिंग सेक्टर में भी। और इसी तरीके से ये जो कार्बन टैक्स है ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल भी पूरा करेगा, ये सारे फैसिलिटी में भी हेल्पफुल होगा और ये सी बैंक की तैयारी में भी मदद दे रहा होगा। ठीक, बट सर इस वक्त सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट एक स्टेप आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते में आपने देखा कि सोलर एनर्जी को इंसेंटिवाइज किया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन फिर उसी में 2 कदम पीछे हटना पड़े नेट मीटरिंग के हवाले से। जब लोगों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया तो फिर ये उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ। हमारी पॉलिसी मेकिंग जो है वो कितनी अहम है इस पूरे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा, ये बहुत ट्रांजिशन फेज होगा, तो इसमें पॉलिसी मेकिंग कितनी अहमियत की हामिल है? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब हमें थोड़ा सा जो आने वाला वक्त है उसके तकाजे को समझना होगा। ये सिर्फ आईएमएफ को या यूरोपियन यूनियन के जो डिमांड्स हैं उन्हीं को मीट करने के लिए नहीं, ये आने वाली नस्लों की बका के लिए, और ये समझते हुए कि अब पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो उसका दारोमदार क्लाइमेट चेंज पे है, और जो क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना है वो होल ऑफ पॉलिसी, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होगा। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मिनिस्ट्री या एक डिपार्टमेंट को दे दिया जाए। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में आप देखें वजीर ख़जाना इस पे बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ये आपने पहले नहीं देखा होगा, बड़ा रेयर है कि वजीर ख़जाना इस पे बात करें, प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहे हों, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहे हों। तो पहले क्लाइमेट चेंज के जो सेक्टर है या इसकी मिनिस्ट्री को एक मार्जिनलाइज किस्म की खुडे लाइन मिनिस्ट्री समझा जाता था, लेकिन अब हमें अंदाज़ा हो गया है डिजास्टर्स को फेस करने के बाद भी आगे टैरिफ रजीम और क्लाइमेट ट्रेड। डॉक्टर साहब, वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी तो बहुत बड़ा एक मामला है ना, उसके लिए भी तो बड़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, तो क्यू ब्लॉक को तो इन होना ही था ना इसके अंदर फिर। तो ये एक अच्छी बात है कि कम से कम इसमें अगर ये बड़ी मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं तो शायद इस पे कुछ पॉजिटिव जो स्टेप्स हैं और पॉजिटिव मेजर्स जो हैं वो भी लिए जा सकें, ताकि ये जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग की अपॉर्चुनिटी हो, क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो है, या जो आपकी एक इंडिजिनस क्लाइमेट रेजिलियंस है,
उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। मैं अक्सर कहता हूं कि देखिए आपके जो फ्लड का एस्टिमेट था लॉस का और डैमेज का वो $30 बिलियन था। जिनीवा प्लेजेस हुई थी $9.8 बिलियन की, और अभी पिछले हफ्ते वजीर खजाना ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सिर्फ 1/3 प्लेजेस आ सकी, यानी तकरीबन $3 बिलियन की प्लेजेस जो है वो आपको मिली। आप कराची में बैठे हैं, आप यकीनन सैलाब से मुतासरा इलाकों में सैलाब के बाद आपका चक्कर भी लगा होगा। तो अगर जिंदगी वहां पे फुली फंक्शनल नहीं हुई तो कम से कम 50% वहां पे नॉर्मल हो गई है, और वो कम्युनिटीज के अपनी स्पेंडिंग की वजह से हुई है। बिल्कुल। किसी ने अपना जेवर बेचा, किसी ने माल मवेशी बेचे, किसी ने उधार लिया, जो भी किया उन्होंने दोबारा से मेक शिफ्ट अरेंजमेंट पे घर भी बनाए, स्कूल भी बनाए, रास्ते भी बनाए। तो ये जो सारी फाइनेंसिंग है ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। ये जो हम छतों पे सोलर पैनल लगा रहे हैं ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। ये जो हाइब्रिड गाड़ियां दौड़ती नजर आ रही हैं या सड़कों पे ईवी बाइक्स आ रही हैं ये भी क्लाइमेट फाइनेंसिंग है। तो हमें उस वल्नरेबिलिटी और विक्टिमहुड मेंटालिटी से निकल के जो हमारी अपनी इस वक्त इन्वेस्टमेंट है क्लाइमेट रेजिलियंस पे, उसको डॉक्यूमेंट करके टेबल पे रख के नेगोशिएट करना होगा। बिल्कुल वजह कहा कि हमें ये जो विक्टिमहुड मेंटालिटी है हमें इससे आगे निकलना होगा, हमें इस मुल्क का मुस्तकबिल देखना होगा। और जाहिर है कि पूरी दुनिया जिस हिसाब से अपने आप को रीशेप कर रही है और अपनी सप्लाई चेन को ग्रीन कर रही है, तो पाकिस्तान को भी इन्हीं खुतूत पर आगे बढ़ना होगा। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आने वाले प्रोग्राम्स में भी इस टॉपिक को कार्बन टैक्स या कार्बन इमिशन के हवाले से हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो हमारी पॉलिसी जिस तरह की होनी चाहिए और फिर उन पॉलिसीज का निफाज जो है वो कितना ज़रूरी है, इनको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे। और कल यकुम शव्वाल है, हमारी जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।